नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी सीटेट एग्जाम की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज है सीटेट 2026 ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और कुछ पेडालॉजी के भी प्रश्न इसमें हैं। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में ईवीएस जो है आपके 30 नंबर का पूछा जाता है, 15 नंबर के पेडोलॉजी होते हैं और 15 नंबर का एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है और इस पहले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि पत्तियों का हरा रंग जो है किसके कारण से होता है। पेड़ में पत्तियां होती हैं और पेड़ में पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। परहरित, एल्बुमिन, कैरोटीन या ग्लोबुलिन के कारण। तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है पड़हरित के कारण होता है। पड़हरित एक प्रकार का वर्णक होता है जो पौधों को उनका हरा रंग जो है प्रदान करता है और यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को अपना भोजन बनाने में भी जो है वो मदद करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है वो स्तनधारी नहीं है। डॉल्फिन, छिपकली, चमगादड़ या हाथी। तो अगर बात करें यहाँ पे स्तनधारी नहीं है तो इसमें से आपका छिपकली जो है भैया ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट होगा कि छिपकली जो है एक स्तनधारी नहीं है। छिपकली क्या होती है? सरीसृप प्राणी होती है, सरीसृप होती है। स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं जिनके शरीर पर बाल या फर होता है तथा जिनके मादाओं में अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां जो हैं वो पाई जाती हैं। स्तनधारियों के उदाहरणों में अगर हम बात करें तो डॉल्फिन हुआ, चमगादड़ हुआ, हाथी हुआ, ये सभी क्या हैं? आपके स्तनधारी होते हैं। ये सभी जीवित बच्चों को जन्म देते हैं और जीवन के किसी न किसी चरण में उनके शरीर पर जो है वो बाल उगता है। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से जो है ढूंढ लेता है या ढूंढ सकता है? चींटियां, मच्छर, रेशम कीट या मधुमक्खियां। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेशम कीट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो रेशम कीट जो है शहतूत के पत्ते खाते हैं और प्रायः उत्तरी चीन में जो है वो पाए जाते हैं। कुछ नर कीट अपनी मादाओं को अपनी गंध से जो है पहचान लेते हैं। रेशम के कीड़ों को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा कीड़ा जो है वो मिल जाती है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है वो अवशोषित होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो बिल्कुल अगर बात करें तो पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जो है वो लेते हैं और क्लोरोफिल द्वारा संचित सूर्य की ऊर्जा की मदद से उसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल जो है वो अवशोषित करते हैं और उसके बदले में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मुक्त करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में पौधे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 अप्रैल, 5 दिसंबर, 5 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक साल जो है 5 जून को जो है वो मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1972 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछ लेता है कि पहली बार कब मनाया गया था तो 1974 ईस्वी में जो है पहली बार मनाया गया था। और पहली बार जब मनाया गया था तो उस समय इसकी थीम क्या थी? केवल एक पृथ्वी। बिल्कुल अगर बात करें तो पहली बार जब मनाया गया था तो उस समय केवल एक पृथ्वी इसका थीम था, केवल एक पृथ्वी जो है इसकी थीम थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होते हैं। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खियां होती हैं और जो अंडे देते का काम करती हैं। तो अगर हम बात करें तो हर मधुमक्खी समूह में एक रानी होती है, कुछ 100 नर मक्खियां और कई हजार श्रमिक मधुमक्खियां होते हैं। सभी मादा श्रमिक मधुमक्खियां हैं और सभी रानी की संतानें हैं।
बिल्कुल रानी और श्रमिक निक्षेपित अंडे से विकसित होते हैं, जबकि नर मधुमक्खियां असुरक्षित अंडे से जो है वो विकसित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भैया कि मधुमक्खी छत्ते के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सही नहीं है। ठीक है, होते हैं लेकिन इनकी संख्या कई सौ में होती है। वहीं श्रमिक मधुमक्खियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रमिक मधुमक्खियां, उसके बाद रानी मधुमक्खियां होती हैं। अगर कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो है कौन सा होता है, तो बिल्कुल आपको बता दें कि अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है मधुमक्खी पालन करने के लिए, क्योंकि यही समय होता है जब मधुमक्खियां जो है वो अंडा देने का काम जो है वो करती हैं। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर जो है घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो अगर हम पक्षियों की बात करें तो विभिन्न पक्षियों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, सभी की अलग अलग चोंच होती है, गर्दन होते हैं, पंख होते हैं, आंखें होती हैं, सभी की अपनी अलग अलग होती है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा पक्षी जो अपने गर्दन को हद से ज्यादा जो है पीछे की तरफ घुमा सकता है, क्या होता है, वो उल्लू होता है। और उल्लू को रात्रिचर भी जो है कहा जाता है, रात्रिचर भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, रात्रिचर भी जो है कहा जाता है। बिल्कुल भारत में इन्हें मैना के नाम से जो है, बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे उल्लू जो है, उल्लू को रात्रिचर जो है कहते हैं, क्योंकि हर चीजों को जो है वो काले और सफेद में देखता है, और ये रात्रिचर होता है क्योंकि ये रात में ही जो है सक्रिय रहते हैं। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न भैया यहाँ पे पूछा गया है कि जहां तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से होते हैं? पहला है कि कौवा, चील, कोकिला, बाज, कबूतर, तोते, चील, बाज, गिद्ध, कबूतर, कौवे, मोर। तो अगर हम बात करें कि जिन पक्षियों के सिर के किनारे पर आंखें होती हैं उनके पास एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है, यह शिकार का पता लगाने के लिए जो है उपयोगी होता है। ऐसे पक्षी एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान जो है केंद्रित कर सकते हैं, उन्हें इधर उधर देखने के लिए सिर हिलाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। और जहां तक हम देख सकते हैं वे हमसे 4 गुना अधिक चीजों को जो है देख सकते हैं। उसमें आपका आता है चील होता है, बाज होता है और गिद्ध होता है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? अगर हम बात करें आपका पर्यावरण जो होता है जैविक और अजैविक घटकों से जो है मिलकर बना होता है। अगर जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक में आपके पेड़ पौधे और जंतु जो है वो आपके जैविक घटक में आते हैं, जंतु जो है वो आपके जैविक घटक में आते हैं। वहीं अगर बात करें वायु हुआ, सूर्य प्रकाश हुआ या जल हुआ, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये अजैविक घटक होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये सभी अजैविक घटक होते हैं। तो कौन सा जैविक घटक है इसमें? पौधा जो है एक क्या है, जैविक घटक है। अगर हम पौधे की बात करें तो पौधा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सभी शाकाहारी और मांसाहारियों को भोजन जो है प्रदान करता है। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया जब हम दरवाजे के कब्जों में तेल लगाते हैं तब उस स्थिति में घर्षण बल जो है क्या होता है? घर्षण बल, जब 2 सतहें एक दूसरे पर गति करती हैं तो उनके द्वारा दिया गया प्रतिरोध जो है घर्षण बल कहलाता है। और यहाँ पे जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल लगा देते हैं तो घर्षण जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, पूर्ण रूप से लुप्त या अपरिवर्तित। तो भैया घटेगा। बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। ऊर्जा का पिरामिड जो है डैश होता है, हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, कभी उल्टा कभी सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें भैया ऊर्जा के पिरामिड का, तो ऊर्जा का पिरामिड किसी दिए गए खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर द्वारा खपत ऊर्जा की कुल मात्रा को जो है वो दर्शाता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम का जो है पालन करता है। कुल ऊर्जा का केवल 10% जो होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर हम कहें तो ऊर्जा कुल मात्रा निम्न स्तरों में जो है उपलब्ध ऊर्जा से जो है कम होती है। तो इसलिए जो पिरामिड होता है ऊर्जा का कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देख लेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला जो है वो नहीं है?
कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चूहा, सांप, बाज। तो भैया अगर बात करें तो ये तीनों क्या हैं आपके घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला। वह अगर बात करें प्लवक हुआ, जल हुआ, प्लवक, मछली और व्हेल हुआ, ये आपके जलीय जो खाद्य श्रृंखला है, जलीय खाद्य श्रृंखला है। तो यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 विषयों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। अगर हम 6 विषयों की बात करें तो 6 विषयों में आपका आता है परिवार और मित्र होता है, दूसरा आपका होता है भोजन होता है, तीसरा होता है पानी होता है, चौथा आपका यात्रा होता है, आश्रय होता है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो भैया यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि देखिए बिल्कुल परिवार और मित्र एक में होते हैं, और पौधे, जानवर, ये सभी क्या भैया आपके उप थीम है जो कि परिवार और मित्र के अंतर्गत है। परिवार और मित्र में के बाद भोजन, पानी और यात्रा, यही बिल्कुल सही होगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएंगे, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देंगे, किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएंगे, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग जो है करेंगे। तो भैया अगर बात करें तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो हैं कौन से होते हैं, दृष्टिबाधित विकार के साथ या तो पैदा हो सकते हैं या तो किसी चोट या घटना के कारण बाद में उनको चोट लग जाए जिसके कारण उनकी दृष्टि जो है वो बाधित हो जाए। तो वे आंशिक रूप से नेत्रहीन या पूर्ण रूप से नेत्रहीन हो सकते हैं। तो इन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का जो है उपयोग जो है किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल इसके लिए मौखिक निर्देशन जहां तक हो सके, जिन छात्रों के दृष्टि विकार है उन्हें शब्दों को देखने और प्रदान करने की जानकारी को समझने में कठिनाई हो सकती है, तो इसके बजाय प्रत्येक कार्य और गतिविधियों के लिए शिक्षक को मौखिक निर्देशन जो है वो देना चाहिए। स्पर्श अधिगम अनुभव प्रदान करना चाहिए और पाठ जो है रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हो। तो भैया स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक जो है उपयोग करना चाहिए। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या जो है करता है। पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किए जाने वाला एक विषय है, बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय है, विभिन्न थीम या उप विषय से संबंधित एक विषय है। तो भैया अगर बात करें तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करने का मतलब होता है कि बालक के प्रवेश से संबंधित एक प्रकार से क्या होता है, विषय होता है। बच्चे की दुनिया अपने स्वयं के शरीर के बारे में जागरूकता के साथ आरंभ होती है और धीरे धीरे फैलती है। कभी कभी विस्तृत मंडलियों में तत्काल प्रवेश परिवार और घर, पड़ोस, विद्यालय और उससे आगे की जो है खोज के लिए। तो अधिगम सबसे पहले घर में होता है, फिर परिवार में, यहाँ तक कि जब बच्चे विद्यालय में शामिल होते हैं तब भी न केवल विद्यालय में परंतु घर पर और समुदाय के भीतर भी अधिगम जो है वो जारी रहता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो हर जगह पे जो है चलती रहती है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के एक अध्यापक हैं श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं, विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं। मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। छात्र कक्षा में शांत और सावधान जो है वो बैठे रहते हैं। तो ईवीएस कक्षा में शिक्षक भारत के मानचित्र का उपयोग करता है जिसके द्वारा एक छात्र जो है अपने पाठ्यक्रम के बारे में अवधारणात्मक रूप से और रुचिपूर्ण रूप से जो है अधिगम कर सकता है। शिक्षण में उपयोग किए जाने वाला मानचित्र शिक्षण का एक प्रभावी तरीका है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषय वस्तु भी हैं जो अध्ययन को रुचिपूर्ण और व्यवहारिक जो है बनाने में सहायक करते हैं। तो मानचित्र छात्रों को स्थानों और दिशाओं, नदियों, समुद्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों आदि की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने में जो है सहायता करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट जवाब होगा। आगे बढ़ चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है
और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल का उत्पादन जो है करता है? असम, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। तो राइट जवाब यहाँ पे गुजरात और तमिलनाडु जो है इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि भैया भारत में कच्चा तेल का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और गोदावरी और कृष्ण नदी घाटियों में जो है वो होता है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है और अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रांज, जिसको कांसा बोलते हैं, एक प्रकार से क्या होते हैं, मिश्र धातु होती है, जिसके प्रमुख संगठक कौन से होते हैं? सीसा और टीन होता है, कापर और टीन होता है, कापर जिंक होता है, एल्युमिनियम, कापर और टीन होता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पौधों में फ्लोएम जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है? पानी का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पौधों में अगर हम फ्लोएम की बात करें, तो आपका पौधा हुआ और इस पौधे में भैया पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं और जड़ें होती हैं। तो यहाँ पे फ्लोएम का काम क्या होता है? तो फ्लोएम का काम होता है यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है, अर्थात भोजन का परिवहन जो है वो करता है। आगे बढ़ चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि सलाद के विषय में यहाँ पे जो भी दिया गया है कथन, उसमें से आपको विचार करना, बताना है कौन सा कथन जो है बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे पहला कथन जो दिया गया, सलाद लगभग 20 घंटे वृक्ष से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। दूसरा कि सलाद जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सलाद की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने में समय में यह केवल 2 वृक्षों पर ही जो है आते जाते रहे। तो अगर हम सलाद के बारे में बात करें तो सलाद प्रतिदिन जो है 17 घंटे सोता है और इसकी आयु जो होती है 40 वर्ष होती है। तो यहाँ पे भैया आयु की जो बात की जाएगी 20 वर्ष, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 17 घंटे सोता है, तो यहाँ पे जो 20 घंटे की बात की जा रही है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो वह जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्तियों टहनियों को खाता है। पूरे लाइफ टाइम में 8 पेड़ों के इर्द गिर्द जो है वो टहलता रहता है और उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बी वाला है, बिल्कुल भी कथन बिल्कुल सही होगा, यानी चौथा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि एक पश्मीना साल डैश सामान्य स्वेटरों जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना साल को बुनने में डैश घंटे का समय लगता है। अगर हम बात करें तो एक पश्मीना साल जो है 6 सामान्य स्वेटरों जितना जो है गर्म करती है और एक पश्मीना साल को बनाने में 250 घंटे का जो समय है भैया वो लगता है। ठीक है, तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि केचुए को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित कारणों में से सही कारणों का चयन आपको करना है। पहला दिया गया है यहाँ पे, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनका मल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, बिल्कुल सही है। केचुए खरपतवारों को खाते हैं और मुख्य फसल को जो है बचाते हैं, ये भैया गलत है। केचुआ जमीन के नीचे खुदाई कर मिट्टी को जो है नरम बनाते हैं, बिल्कुल सही है। और केचुए द्वारा बनाई गई सुरंगें हवा और पानी को मिट्टी में आसानी से पहुंचा देती हैं। तो यहाँ पे तो मिल गया आपका ए, सी और डी जो है बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का उपयोग जो है किया जाता है? रासायनिक, प्राकृतिक, जल, इंद्रधनुष। तो मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंग का उपयोग करते हैं? तो मधुबनी शहर के आसपास ग्रामीण महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से की जाने वाली इस पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। यह कला नेपाल में तराई के निकट के क्षेत्रों में जो है फैली हुई है और इसमें जो है अगर बात करें तो इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग जो है वो किया जाता है इसको बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस। तो मानव शरीर की यकृत जो है सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि होती है और यकृत मुख्य रूप से भोजन के पाचन के लिए जो है जिम्मेदार होती है। इससे एक पाचन किण्वक जो है या पित्त रस जो है निकलता है
जो वसा के विघटन के लिए जो है जिम्मेदार होता है या वसा के विघटन में जो है मदद करता है। और बात करें तो पीलिया जो होती है यकृत की एक आम बीमारी होती है जिसके कारण त्वचा जो है पीली पड़ जाती है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। अगर हम बात करें तो ये एक पौधा भी है, पौधे में कुछ जो है जड़ें होती हैं जो कि जमीन के अंदर होती हैं और इन जड़ों का काम होता है कि या जिसको मूल भी बोलते हैं, ठीक है, इनका काम होता है पौधे को सहारा देना या पौधे को मिट्टी में जो है वो जकड़े रहना। मूल मिट्टी के कणों को बांधता है और पौधे की भूमि पर जो है स्थिर बनाए रखता है। वे भूमि से पौधे के पोषक के लिए आवश्यक खनिज लवण को अवशोषित करती हैं और तने के माध्यम से इसका परिवहन जो है वो करती हैं। तो मनुष्य पौधे के मूल, तने, पत्तियां, फलों आदि के लगभग हर हिस्से का भोजन के रूप में जो है सेवन करता है। अगर हम बात करें कि मूल सब्जियों का उदाहरण कौन सा है, इसमें से गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, मूली हुआ, सलजम हुआ, शकरकंद हुआ, सभी क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे।